नमस्कार। 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और वक्त हो गया है IBC 24 यूपी यूके पर आपको इस वक्त की खबरों से अपडेट करने का, बड़ी खबरों से अपडेट करने का। और बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आपने IBC 24 के साथ एक लंबा सफर तय किया और अभी हमें 50,000 तक पहुंचाया। बहुत जल्दी ये संख्या हम और बढ़ाएंगे, लेकिन खबरों की स्टाइल और तेवर हमारा यही लगातार बरकरार रहेगा। इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायबरेली से अपूर्व पाठक, अयोध्या से आदर्श गुप्ता, हरदोई से और अखंड प्रताप राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। इन सभी को स्क्रीन पर एक बार लेकर आइए जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर क्या है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल क्या रहा है? एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। एक सत्ता में है, दूसरी विपक्ष में है, वो सत्ता में आना चाहती है। 19 विक्रमादित्य मार्ग, जो कि समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, वो क्यों ये पोस्टर लगा रही है कि बंद करो पाठशाला, खोल दो मधुशाला। जरा वो पोस्टर हम दिखाएंगे जो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बाद बड़ी खबरों का रुख करेंगे। वो जरा तस्वीरें प्ले कीजिए। आप देख सकते हैं ये कैसा रामराज्य, खोलो मधुशाला, यानी बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला, ऐसा लिखा गया है। यानी तंज कस रही है वर्तमान सरकार पर समाजवादी पार्टी। मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में गुलाबो देवी, उनकी काफिले का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी आपको खबर दिखा देते हैं कैसे वो हुआ। जरा तस्वीरें वो प्ले कीजिए, जरा सावन और हमारे दर्शकों को दिखाइए। इंटरनेट आपको 19 वाली सीरीज में याद है कौन सी जगह इन्होंने मार्केट करता ये तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। आप देखिए जैसे कि वहां पे रेड लाइट हुई, गाड़ियां रुकी और उसके बाद एक दूसरे से टकरा गई। हालांकि सभी स्वस्थ हैं जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन अखंड प्रताप राय, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि खबरें तो कई सारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खबर की जो चर्चा चल रही है राजधानी लखनऊ में, यही पोस्टर है जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है। एक नेताजी जो अमेठी के हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं। आज उसी सरकार के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकारी जो आपके जो स्कूल्स हैं उसके विलय को लेकर के, उसको लेकर के तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर और उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल भी पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि आज एक इन्वेस्टर समिट है, यूपी समिट है, और वो आबकारी विभाग की तरफ से रखी गई, जहां पे 5,000 करोड़ के निवेश की बात रखी गई है। इसी को लगता है कि इसी को एक तंज के रूप पर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, भले ही उन्होंने कि ये पोस्टर जरूर लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना विधानसभा क्षेत्र जरूर लिख दिया है अमेठी में, अपने आप को एक भावी प्रबल दावेदार के रूप में जरूर वहां पर पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो राहुल इस वक्त उठा हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग उठाए, आम आदमी पार्टी के लोग उठाए, ये जो तमाम जो शिक्षक हैं वो भी उठा रहे हैं, उस पर जरूर कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। वो सवाल है क्या? सवाल ये है कि जो स्कूल है उसके विलय की बात की जा रही है कि जिसमें 50 से कम संख्या वाले, जहां पर छात्रों की संख्या 50 से कम है, उनका विलय किया जाए। इसलिए किया जा रहा है, सरकार का जो तर्क है कि बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, आधुनिकीकरण किया जाए, बच्चों को बहुत एक मॉडल स्कूल बनाने की बात की जाए। लेकिन मैं इस स्कूल का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन बाद में अगर आपको बताएंगे कि कारण क्या है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का सरकारी स्कूल है, वहां के हालात के बारे में जरूर मैं आपको बता दूं कि आधुनिकीकरण की चर्चा जरूर की जा रही है, स्कूल को मॉडल बनाने की चर्चा जरूर की जा रही है, विलय के नाम पर, कि 50 से कम जहां पर छात्रों की संख्या होगी, उन स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए या आसपास के स्कूल में उनको मर्ज किया जाए। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ है और इस स्कूल में प्रदेश के सभी बड़े से बड़े लोग या बड़े से बड़े अधिकारी, यहां तक कि नेता भी आए होंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2020 में यहां पर जो स्मार्ट टीवी है वो खराब हो गई है, उसके बावजूद आज 2025 हो गया, यहां की स्मार्ट टीवी नहीं बन पाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है, बच्चों को मॉडर्न बनाने की बात की जा रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में जहां पर करीब जो बच्चों की संख्या भी है वो भी करीब 250 के करीब है, वहां पर एक स्मार्ट टीवी जैसी चीज, एक बहुत छोटी सी चीज, वो भी नहीं बन पा रही है। दूसरा सवाल एक और राहुल खड़ा होता है यहां पर, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सरकार पैसा देती है कि स्कूल का मॉडर्नाइजेशन हो सके, वहां पर जो एनजीओ है या व्यक्तिगत रूप से शिक्षक हैं, वो बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं अगर सरकार व्यवस्था नहीं करती। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2025 तक, 2020 में कोरोना काल में जो स्मार्ट टीवी खराब हुई है, आज तक वो बन नहीं पाई है। तो बच्चों को किस तरीके का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, कौन सा आधुनिकीकरण किया जाएगा, किस लिहाज से उनको बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को राहत जरूर दे दी है, लेकिन शिक्षक और तमाम जो संगठन है और जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस ओर भी ख्याल जरूर देना चाहिए और ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिरकार इस तरीके से कब तक सरकारी धन का दुरुपयोग होगा और मर्जर के नाम पर, क्योंकि सवाल शिक्षक ये भी खड़े कर रहे हैं कि जब ये मर्जर होगा तो इससे जो हजारों भर्तियां होंगी वो भी कहीं ना कहीं कोने में पड़ जाएंगी और ठंडे बस्तों में चली जाएंगी। जो बच्चे बीएड बीटीसी कर करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं नौकरियों का, उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। वही दूसरा सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों के लिए है कि प्रधानाध्यापक के जो पद है वो कहीं ना कहीं वो भी लैप्स कर जाएंगे। जब सरप्लस हो जाएंगे तो उनको कैसे प्रमोशन मिल पाएगा और जो तमाम सुविधाएं हैं वो कैसे मिल पाएंगी, एक भी बहुत बड़ा सवाल है राहुल। धारदार रिपोर्टिंग, बहुत बढ़िया, आपने तो कलई खोल कर रख दी है। और एक चीज और पता चला कि इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग अब कर रहा है, 5,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है। ये अपने आप में पहली बार हो रहा है प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश बहुत ग्रो कर गया है। शायद इसीलिए राहुल आज जो पोस्टर है, शायद इसीलिए पोस्टर में मधुशाला का जिक्र किया गया है कि आज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट है। देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्कूल बंद करके मधुशाला का जिक्र जरूर नेताजी ने किया है। नहीं, 5,000 करोड़ निवेश लाना है यहाँ पे, मतलब जाहिर सी बात है मधुशालाएं और कई खोलनी पड़ेगी, ये टारगेट रखा गया होगा। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े सीखे, बिल्कुल राहुल, बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े उद्योगपति जो इससे जुड़े हुए हैं वो आज इस इन्वेस्टर समिट में आने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तंज भी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आबकारी मंत्री एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आज एमओयू साइन होगा, तो अपने आप में उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों के लिए जो समाजवादी पार्टी है, तमाम राजनीतिक दल है, उस पर जरूर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो शराबी की बल्ले बल्ले हो गई, जितने शराबी है भाई उनकी बल्ले बल्ले हो गई। अगर इन्वेस्टर समिट, भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट कहीं पर हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पे हुआ है ना। जब आपने देखा अडानी आए, अंबानी आए, बड़े बड़े सभी यहाँ पे आए, उद्योगपति आए। लेकिन अब उसी इन्वेस्टर समिट का एक रूप ऐसा भी देखने को मिल रहा है, जब आबकारी विभाग इन्वेस्टर समिट कर रहा है और लक्ष्य है 5 करोड़ निवेश का। अच्छा है भाई, ताली बजा सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करें। अभी तो सर आबकारी विभाग कर रहा है ये इन्वेस्टर समिट, यानी शराबियों की बल्ले बल्ले है उत्तर प्रदेश में। खैर अपूर्व, ये तो हमारा काम था और अखंड प्रताप का काम था, पत्रकारों का काम है। तो कई बार खबर बताते हैं, कई बार आलोचना करते हैं, कई बार तंज भी कस देते हैं और आगे भी कसते रहेंगे, क्योंकि डंके की चोट पे पत्रकारिता IBC 24 यूपी का परम लक्ष्य है। अपूर्व, क्या बड़ी खबर है अयोध्या से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। वो सबसे पहले राम जन्मभूमि और रामलला का और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन, जो नियमता पहले से रहा है कि जब भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करने के बाद ही कोई दूसरा कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करने के बाद जो फॉरेस्ट किष्किंधा वन रामपुर हलवारा में वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम का जो महाअभियान है, उसकी शुरुआत की है। अयोध्या से लगभग 230 एकड़ का जो वन है उसमें पौधा लगाया है और साथ ही साथ सेल्फी भी ली है। तो कहीं ना कहीं आज जो एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान था वो विस्तृत रूप ले चुका है और अयोध्या में ही नहीं
उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें तो ये इसका अभियान लगातार जारी है। जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि पेड़ों को लगाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का कार्यक्रम है वो बहुत ही सुबह से ही जो है सराहनीय रहा है, क्योंकि देखिए भारी बारिश सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या पहुंचना और साथ ही साथ फॉरेस्ट किष्किंधा वन रामपुर हलवारा में वृक्षारोपण करना, तो ये कहीं ना कहीं साथ ही साथ जो है वन मंत्री है वो भी अयोध्या पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 230 एकड़ की जो अब भूमि है जहां पर ये किष्किंधा फॉरेस्ट वन का बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब अयोध्या फॉरेस्ट वन के नाम से भी अब फेमस होगी। जिस तरीके से यहाँ पर सोलर सिटी का लगाया गया है, वैसे वन सिटी के रूप में भी एक बार अयोध्या विस्तृत रूप से दिखाई देने वाली है। जी देखिए, पेड़ लगाइए बहुत अच्छी बात है, पौधे लगाइए, उनको वो पेड़ बने, लेकिन पौधे से पेड़ बनने का जो प्रोसेस है, जितने आप पौधे लगा रहे हैं, अगर उसमें से 50% या 40% भी वो पौधे पेड़ बन गए, वो उपलब्धि है। ठीक है, बहुत अच्छा अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार का कि एक पेड़ माँ के नाम, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत अयोध्या से कर रहे हैं, जैसा कि अपूर्व बता रहे हैं। बहुत अच्छा, काबिले तारीफ। लेकिन मैंने कहा ना, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि ये पौधे 40 से 50% पेड़ में कन्वर्ट हो, ये और बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और ये काम है प्रशासन का, पर्यावरण विभाग का, उसका ये काम है। थैंक यू सो मच अखंड, और थैंक यू सो मच अपूर्व पाठक और ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ, और इंद्रवीर सिंह, और बड़े दिनों बाद रोहित तिवारी को भी स्क्रीन पर लेकर आइए, दिख रहे हैं। आदर्श गुप्ता को लेकर आइए, हमारे फायर ब्रांड रिपोर्टर है। लेकिन कम तो ज्ञानेंद्र मिश्रा भी नहीं है। अभी कहेंगे 2 खबर है हमारे पास, और मैं कहूंगा कि एक ही खबर का समय है। तो बताइए ज्ञानेंद्र मिश्रा, आप प्रतापगढ़ बिल्कुल की बड़ी खबर। राहुल, बिल्कुल राहुल, देखिए है खबर दो ही, लेकिन हम एक ही खबर की बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी खबर है। और बात करें तो दोनों खबर को मैं कंप्लीट जरूर करूंगा और संक्षेप में करूंगा। पहली खबर है गुलशन यादव से रिलेटेड। आप गुलशन यादव को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। गुलशन यादव फिर से एक बार चर्चाओं में है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, 50,000 इनाम हो गया है। 53 मुकदमों में वांछित चल रहे हैं, और जिस तरीके से वांछित चल रहे हैं, छिपे छिपे फिर अखिलेश यादव के काफी करीबी कहे जाते हैं। और ये कहा अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के नेता उनके जो है कुंभ में आवास पे आ चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी जो है नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। फिलहाल आपकी राजा भैया की पार्टी से जो है नगर पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। 53 मुकदमों में वांछित है। पुलिस की खोजबीन है। तकरीबन 7 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क कराई जा चुकी है, और 7 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क करवाई जानी है। तो प्रशासन लगातार अब इनकी संपत्तियों का जो है खाका खोद रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज कि प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक इनकी जितनी सारी संपत्तियां हैं सब कुर्क करने को जारी है। अब दूसरी बड़ी खबर पे आ जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि 4 घंटों की बारिश में प्रतापगढ़ पुलिस, माफी चाहूंगा, प्रशासन और नगर पालिका की पोल खोल के रख दी। लगातार हमने ये बताया है कि जिस तरीके से चाहे यहाँ आधे घंटे की बारिश हो, नगर पालिका और प्रशासन दोनों की पोल खोल देते हैं। पुलिस अधीक्षक का आवास है, आज से नहीं है, बहुत ही पुराना है। आप भी कई बार प्रतापगढ़ आए, पुलिस ऑफिस देखे। मात्र 20 मिनट की बारिश में कहूंगा, अगर मात्र 20 मिनट की बारिश हो जाए तो घुटनों तक के ऊपर पानी आ जाता है। जब पुलिस अधीक्षक का ऑफिस ही घुटनों तक पानी आ जाता होगा, तो आप खुद सोच सकते हैं, दिमाग में आप खुद एक इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरे शहर का हाल होगा। पलटन बाजार, उसमें तो घरों में आधे कमर तक पानी आ जाते हैं। पलटन बाजार एक ऐसा एरिया है क्योंकि मार्केट वाला पूरा एरिया है वो, और सबसे बड़ी मार्केट वहां चलती है। पंजाबी मार्केट समेत सब्जी मंडी तक वहां पर है। शहर के दूर दूर से लोग आते हैं, जिलों से लोग आते हैं वहां खरीदारी कर रहे हैं। और 4 घंटों की बारिश में अभी तक अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है, और पूरी की पूरी पोल नगर पालिका की खोल के रख दी है। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। गुलशन यादव जो कि रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और रघुराज प्रताप सिंह जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते थे, उनकी अंतर कम किया
और एक बात तो घबराहट भी हुई कि क्या ये चुनाव फंस गया है क्या। और गुलशन यादव कभी राजा भैया के साथ रहा भी करते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है और 53 से ज्यादा मुकदमे हैं। प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ तक खूब प्रॉपर्टी बनाई है, दबा के प्रॉपर्टी बनाई है। अब उनमें से कुर्क होने की बारी शुरू हो गई है और नगर पालिका का तो काम ठीक से करना ही चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर कहां पर मौजूद हैं भाई आप, और आज क्या बड़ी खबर है? आप तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं जेल अधीक्षक वगैरह को। हाँ नहीं, कोशिश यही रहती है कि अगर हम नहीं पहुंच सकते तो जिन विभाग के जिस उसकी खबर हो उनको लाइव। अभी मैंने कोशिश करी थी कि जो खबर पे आज मैं आ रहा हूँ कि सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप को भी लूं, लेकिन काफी ज्यादा बारिश में वो वहां पे हैं और हम वहां पे नहीं पहुंच पाए हैं। और अयोध्या से जो खबर थी अभी वही खबर है हमारे पास भी। हमारे पास एक तस्वीर है, हम चाहेंगे एक बार आप तस्वीर देखें, क्योंकि ये तस्वीर कुछ और बयान करती है कि जिस तरीके से सूबे के मंत्री जो उत्तर टीम प्रदेश का सरकार ने वो तस्वीर प्ले हो सकती है क्या जो बता रहे हैं, अगर है? तो उधर से उधर देखो ना, तो उधर खड़े हो जाओ अभी उधर उधर आओ। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तं शोभा। देखिए राहुल, अभी आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा अभियान चला रही है, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ, और बृहद, इसको नाम दिया गया है बृहद वृक्षारोपण 2025 अभियान। जैसे आपने भी अभी कहा, अयोध्या से जब हमारे कलीग जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपने कहा कि 40%। राहुल, मैं 40% की बात नहीं करता हूं, 10% पॉजिटिविटी है, नो डाउट। अब लेकिन लोग कहेंगे कि अरे रिपोर्टर है, इनको निगेटिव बात करनी होती है। निगेटिव नहीं राहुल, क्या मोनीट इन चीजों पे हर साल कंटिन्यू एक अभियान होता है, और अभियान के नाम पे कितना बड़ा, मैं खुले दावे के साथ कह सकता हूं कितना बड़ा इन पेड़ के नाम पे नर्सरी से पेड़ उठाया जाता है। तो शायद कहना नहीं चाहिए इस मौके पर, लेकिन उठाया कितने रुपए में जाता है, कितने रुपए का बिल है, ये एक अलग विषय होगा। लेकिन अभी अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा 10% भी अगर इसका उच्च अधिकारी मोनिट करवा ले जाए कि ये पेड़ लगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं राहुल, हर जिले की अगर सरकार जांच करवा ले तो 10% पेड़ भी नहीं बचते। तो कितना बड़ा इस अभियान के तहत लोग क्या बड़ा खेला करते हैं, वो एक बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से सूबे की सरकार ने आज ये अभियान चलाया है, और इसको सैल्यूट है। क्यों? क्योंकि कोविड में जो है हमने देखा कि कोविड में इन्हीं पेड़ों की बदौलत लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, त्राहिमाम हो रहा था, तो यही कुछ ऐसे पेड़ थे, नीम का हो, पीपल का हो, बरगद का हो, ऐसे कुछ पेड़ थे जो ऐसे वृक्ष थे जिन्होंने लोगों का जीवन जो है बचाया। और गांव में जहां पर बड़े बड़े पेड़ थे वहां पर टहनियों के नीचे लोग जाकर के सोते थे, और कोविड में लोग दूर दूर जाकर के वहां पे ऑक्सीजन के लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, बृहद वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम, ये बड़ा अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार का। लेकिन क्या हर चीज पे मैं ऐसी कई योजनाएं हैं राहुल, मैं आपको बता दूं, जब झांसी में अग्निकांड हुआ था तो हॉस्पिटल में ड्रिल हो रही थी, और उसके बाद नो फ्यूल नो पेट्रोल, इस कई ऐसी योजनाएं जो सरकार लाती तो है लेकिन धरातल पे वो दिखती नहीं है कंटिन्यू मॉनिटर होते हुए। और इसका जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो जिले में जो आला अधिकारी बैठा है वो अधिकारी होता है। शासन की गाइडलाइन कभी बंद नहीं होती। हमने एक अधिकारी से पूछा बीच में कि सर ये जो है कोचिंग में जो बेसमेंट का बात हुआ था, जब दिल्ली में कुछ लोग मर गए थे, घटनाएं हुई थी, तो क्या ये अभियान बंद? कहे देखिए कोई अभियान बंद नहीं, तो मॉनिटर होता है या नहीं, उस पर मॉनिटर किया जाता है। क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, जब हम पढ़ाई करते तो वो मॉनिटर करता है। यहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं है। सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है, हर सरकार में कोई मॉनिटर नहीं, और जिस दिन मॉनिटर हो जाएगा उस दिन हर योजना हर चीज हमारे यहाँ सक्सेस हो गया। अखिलेश यादव की जब सरकार थी, मुझे याद है उन्होंने खूब पेड़ लगाया था, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने भी इसके पहले खूब पेड़ लगाया और अभी भी पेड़ लगाया। एक पेड़ माँ के नाम,
बहुत अच्छा अभियान है, सैल्यूट है ऐसे अभियान को कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के कार्य कर रही है और हम लोगों को भी आगे आना चाहिए इसमें। लेकिन जैसा आपने बताया, अगर 1 रुपए का पेड़ 10 रुपए में, 1 रुपए का पौधा खरीद रहे हो, 10 रुपए का बिल लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ये तो भ्रष्टाचार है ना। नहीं होना चाहिए भाई। अगर 1 रुपए का पौधा खरीद रहे हो, 1 रुपए बताओ ना, 10 रुपए कमीशन क्यों ले रहे हो? नहीं चलेगा ये। अगर इसका नाम है एक पेड़ मां के नाम, तो ये फ्रॉडगिरी बंद हो जानी चाहिए। और दूसरी बात कि जितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, ठीक है, हम भी तालियां बजाएंगे, अभी भी ताली बजा रहे हैं। बट इसमें से 40% पौधे भी पेड़ बन जाए तो ऐसे ताली नहीं बजाएंगे। ये करना तब राहुल, तब राहुल, मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। तब पता है क्या कहेंगे? अरे वो तो भाजपा ने लगाया था पेड़, एक पेड़ को, एक वृक्ष को, एक पौधे को पेड़ बनने में मिनिमम, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मेरे बाबा ने एक बगिया तैयार करी थी और वो बगिया हम लोग जब शादी हुई तब उस बगिया में पेड़ लगे। तो अब आप सोच सकते हैं आफ्टर 30 to 50, और आज के जमाने में ऐसा नहीं, आज के जमाने में पेड़ बड़े हो रहे हैं क्योंकि हाइब्रिड के पेड़ आ रहे हैं। आप इतना बड़ा आम का पेड़ लाइए या किसी चीज का पेड़ लाइए, वो फल देने लगता है। तो लेकिन तब भी मिनिमम 5 ईयर to 7 ईयर लगेगा। लेकिन क्या फिर तो वो चला जाएगा ना, अरे वो हमारी सरकार, वो तो फला सरकार ने घोटाला किया, इसने किया, ये होता है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं चूंकि आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए। धन्यवाद है आपका इंद्रवीर, इस खबर को ब्रेक करने के लिए। इंद्रवीर के बाद को स्क्रीन पर लेकर रोहित तिवारी छाता लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आदर्श भी हमारे साथ है। अभी दीदी को आवाज आ रही है आदर्श? अगर आपको आवाज आ रही हो, आकाश अगर आपको आवाज आ रही हो जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए, आदर्श आप बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है आपको। जी राहुल जी, आज हम आपको बताना चाहें, हरदोई जनपद के बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिजली को लेकर हम बात करें तो आज 4 दिन होने जा रहा है, लेकिन बिजली को रात को 8 बजे से 12 बजे तक ये कटौती की जा रही है। और जब यहाँ के मोहल्ले वासी हो, चाहे हरदोई जनपद वासी हो, चाहे शहर वासी हो, जब फोन बिजली विभाग को लगाया जाता है तो फोन नहीं उठाते हैं। और दूसरी बात, कल जो अधिवक्ताओं ने भी हरदोई के कचेरी परिसर में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। यदि बिजली विभाग को सही दुरुस्त नहीं किया गया तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन बिजली विभाग की जो है, किसी प्रकार का कोई फोन उठाने के लिए, जब भी कोई फोन किया जाता है तो वहाँ के अधिकारी जो है फोन बिल्कुल रिसीव ही नहीं करते हैं। घंटी जाए तो घंटी बजने देते हैं, फोन उसको रिसीव नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है। जी राहुल, कब से लाइट गुल है? ये करीब आज 4 दिन हो गया। लाइट रात को 8 बजे जाके डेली में बन गया है, रात को ठीक 12:30 बजे आती है लाइट। और इस लाइट को लेकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन भी किया जाता है और अधिकारियों से भी शिकायत की जाती है और बिजली विभाग को फोन भी किया जाता है। लेकिन बिजली विभाग कोई भी फोन जो भी हो रिसीव करने से सीधे वो इनकार कर देते, फोन ही नहीं उठाते हैं। क्या कह रहे हैं बिजली विभाग? आपकी तो बात हुई होगी, क्या कहा उन्होंने इस बारे में? सर बिजली विभाग जो ये बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि बिजली विभाग को सही दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन सही सलामत इसकी कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
ठीक है आकाश, आपके यहाँ से बड़ी खबर क्या है आज की? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में मतलब मृतक का इलाज किया गया है। लगभग 3 दिन तक उसका इलाज किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका जो मरीज था उसे हॉस्पिटल में लगभग पहले ही मर चुका था, मगर उसके बावजूद भी अस्पताल के जो संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लगातार 3 दिनों से तक उसका मृत व्यक्ति का इलाज कर रहे थे। पीलीभीत में एक बार फिर मृत व्यक्ति का इलाज हॉस्पिटल संचालक पर 3 लाख रुपए वसूलने का भी आरोप लगा हुआ है। एक मिनट। ये बहुत बड़ी खबर है और आप सब आखिरी में बात कर रहे हैं। 3 दिन तक एक डेड बॉडी का इलाज किया गया है। आपके पास इससे जुड़ा क्या क्या एविडेंस है? राहुल जी, अभी तो हमारे पास इसमें खबरी आई है और सारी चीजें हम प्रोवाइड करके बहुत जल्द अपने चैनल पे आईबीसी पर भेजेंगे। मतलब 3 दिन तक एक डेड बॉडी का इलाज हुआ है और 3 लाख रुपए वसूले गए। जी जी। किस हॉस्पिटल का मामला है ये पीलीभीत में? पीलीभीत के डॉक्टर राकेश न्यूरो सर्जन हैं और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो मरीज आया हुआ था उसका एक्सीडेंट हुआ था। आवारा सांड की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसे पीलीभीत के गौनिया चौराहे पर स्थित डॉक्टर राकेश न्यूरो सर्जन है, उनके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत तो हालांकि 3 दिन पहले हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है। उसके बावजूद भी जब इसके बारे में सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ ने कहा है कि मुझे कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है और ना ही मेरे पास कोई लिखित शिकायत आई है। सोशल मीडिया पर जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उसी के तहत मुझे जानकारी मिली है, बल्कि मृतक के परिजन ने अभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। मौके एक चीज ये है कि अब राकेश न्यूरो सर्जन जो है वो तो डॉक्टर है, मामले को अपने हिसाब से टैकल करेंगे। इसमें एविडेंस का होना बहुत जरूरी है ना? तो परिजन ये बात कहें तो आपके किसी पत्रकार कहे हो, ये परिजनों का आरोप है। जी राहुल जी, अगर कोई भी पत्रकार जी जी राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे कोई भी पत्रकार अगर किसी डॉक्टर का वर्जन लेने जाता है तो उन पत्रकारों के ऊपर भी ये लोग मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। जिस तरीके से एक आकाश सुनो, वो मैं जान रहा हूँ, इसीलिए हमारे पास एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जी राहुल जी, मुकदमा लिखवा दे, इससे आईबीसी रिपोर्ट डरने वाला नहीं है। लिखवा दो मुकदमा, हम डंके की चोटे पत्रकारिता करेंगे, हम डरने वाले नहीं है इससे। लेकिन बात ये है ना आकाश कि अब हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। ये कहने वाला कौन है कि 3 दिन से अमुक आदमी मर गया था फिर भी इलाज होता रहा? ये होना जरूरी है ना, हमें डॉक्टर का वर्जन जी जी। जैसे एक फिल्म आपने याद देखी होगी अक्षय कुमार की थी गब्बर। गब्बर देखा ही नहीं देखा? जी जी। तो वहां एविडेंस अक्षय कुमार इकट्ठा करता है, तो हम पत्रकार एविडेंस चाहते कि अब ये राकेश पहुंचा हुआ डॉक्टर होगा, न्यूरो सर्जन अलग से है जी, इसकी पहचान अच्छी होगी, इसीलिए सीएमओ भी हाथ नहीं डाल रहा है। तो इसलिए एविडेंस के साथ बात कीजिए और 9 बजे की पहली खबर बताइए और ये खबर लेकर आइए। कभी भी मैं बुलेटिन ऑन एयर कर दूंगा, लाइव बुलेटिन करूंगा। ओके सर। आप ये खबर लेकर आइए, जी जी। इस खबर को लेकर आइए एविडेंस। परिजनों से बात कीजिए, आधे घंटे का स्पेशल शो करेंगे आपके साथ, ठीक जी है? सर। जी राहुल जी। आधे घंटे का स्पेशल शो कल इसी वक्त आधे घंटे का स्पेशल शो। जो भी जानकारी जी राहुल इकट्ठा जी। करके लाइए, डॉक्टर का वर्जन नहीं चाहिए, डॉक्टर का वर्जन चाहिए ही नहीं भाई। थैंक यू सो मच। जी राहुल जी। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती से? बिल्कुल राहुल, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से कहावत है कि दिए तले अंधेरा, तो मैं इसलिए इस कहावत पे कहना चाहूंगा कि राहुल की बस्ती के जो पुलिस अधीक्षक है, फिलहाल पुलिस अधीक्षक के जो उनके आरआई होते हैं, उसके एक ऐसी करतूत सामने आई है राहुल की सुनने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि पूरे प्रदेश में हो सकता हो ऐसा होता हो, क्योंकि आरआई साहब ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि वहां पे रहने के बावजूद वहां पे जिस तरीके से जो उनके ही जो फ्रेंड सर्किल की मैं बात की जाए या उनके विभाग की बात की जाए, जो पुलिस कर्मी थे उनके ही द्वारा जिस तरीके से आवास जिन लोगों का आवंटन किया जाता है, उसमें ही उन लोगों ने घोटाला किया, उसमें ही उन लोगों से कमीशन मांगा, यहाँ तक कि
पुलिस अधीक्षक के नाम पे 20% का भी कमीशन उन्होंने मांगा। फिलहाल ये लगातार आरोप भी लगे हैं और एक चीज इसमें खास ये भी देखी गई है कि आरआई साहब ने अपने सबूत को मिटाने के लिए, जैसे कुछ चीजें होती है जो उनकी फंडिंग से द्वारा जो दिया जाता है, जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था में, पुलिस लाइन में जो व्यापक चीजें हैं वो मंगाई जाती है, लेकिन आरआई साहब ने शायद उन चीजों को मंगाया नहीं और स्टोर रूम में आग लगा दी। राहुल, ये सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है कि पुलिस विभाग में रहने वाले आरआई साहब ने अपने में जिस तरह का से ये गोल मटोल किया। फिलहाल जो पुलिस के ही जवान है, पहले ये होता था कि फरियादी थाने पे पहुंचते थे, लेकिन बस्ती में थोड़ा सा उल्टा दिखने को मिल रहा है कि जो पुलिस के जवान है वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, शिकायत की है और शिकायत करके इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहुल, थोड़ा सा सुनने में अलग लग रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि जिसमें जो है डीआईजी को जांच सौंपी गई है और डीआईजी साहब इसमें किस तरीके से क्या कार्रवाई करते हैं, क्या रिपोर्ट आती है, अब आईबीसी इसका इंतजार करेगा और देखेगा और खुलासा भी करेगा कि आरआई साहब ने क्या ऐसा कार्रवाई किया है। ये जितेंद्र, ये आरआई 20% जो कमीशन लेता था, ये किसके नाम पे लेता था? पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे, पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे कि 20% का कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसपी का नाम क्या है आपके यहाँ के बस्ती के? अभिनंदन। अभिनंदन जी के नाम पर आरआई 20% कमीशन लिया करता था जवानों से, सिपाहियों से। जी बिल्कुल। और ये शिकायत 5 कालिदास मार्ग पहुंच गई है। जी बिल्कुल, वहां पहुंच गई है, वहां से जो है डीआईजी के पास पहुंचा है। बिल्कुल। डीआईजी कौन? डीआईजी देख रहे हैं इसको, मतलब कहाँ का डीआईजी? डीआईजी संजीव जी हैं जो आगरा से आए हुए हैं, फिलहाल उनके पास अभी जांच ये पहुंची है। बड़ा यार, ये बताइए क्या कहा जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक आरआई है बस्ती में जो 20% कमीशन मांग रहा है कप्तान के नाम पे, बस्ती के कप्तान के नाम पर सिपाहियों से ही मांग रहा है। अब ये खबर बड़ी है और सिपाही पहुंच गए 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री के आवास पर शिकायत लेकर कि सर अब पुलिस से ही कमीशन लिया जा रहा है। मतलब सोचिए, आम जनता से तो कमीशन लिया ही जा रहा होगा, जब पुलिस से ही कमीशन ले रहा है आरआई, तो ठन ठन गोपाल है यहाँ पे। ये स्टोरी लगातार फॉलो कीजिए जितेंद्र। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से बिल्कुल राव, जैसे बात की जाए कि 2 बजे जिस तरीके, धन्यवाद जी। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है आज की सुल्तानपुर की? सुल्तानपुर की आज रात से बरसात का जो माहौल रहा, बरसात लगातार होती रही, उसमें नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। जितनी भी नालियां गलियों की हैं वो भर गई हैं, लगभग 2 से 3 फुट सुल्तानपुर में पूरा जंगबंद है, पूरा साफ सफाई का भाव। और दूसरा ये कि नालियां सब चौक हैं, चौक हो जाने से जो विद्यालय से स्कूली बच्चे आते जाते थे, बहरहाल उनकी छुट्टी तो विद्यालय में हो गई थी, लेकिन जो विद्यालय चले गए थे बच्चे, वापसी में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि बरसात की वजह से काफी लोग जो है आने जाने के लिए असुविधा है, जिसे मोटरसाइकिल, ऐसी कई गलियां हैं कि आप मोटरसाइकिल से नहीं जाना चाहते हैं, उससे सलेंसर डूब जाएगा, इतना पानी गलियों में भर गया है। ये स्थिति सुल्तानपुर की आज बनी हुई है। दयनीय स्थिति है भाई। पहली बारिश, अभी बारिश शुरू ही हुई है और इसी बारिश में पोल खुल गई नगर पालिका के। थैंक यू सो मच एसपी सिंह, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।